नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार की घोषणा के बाद ही बिहार में भी राजनीति गर्म हो चुकी है और यहाँ क्रेडिट पॉलिटिक्स लेने की हो चुकी है। कोई भी दल इसमें पीछे नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो। सभी दलों का मानना है कि उनके ही नेताओं के प्रयास से केंद्र सरकार ने इस योजना को जातीय जनगणना की जो है घोषणा की है। बात शुरुआत से अगर हम करें तो जेडीयू की तरफ से बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए हैं, जिसपे साफ तौर पे लिखा गया है कि शुरुआत बिहार से बारी देश की। तो जेडीयू अपनी क्रेडिट दे रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रही है। नीतीश कुमार ने जो प्रयास शुरू किया था, आज उसका नतीजा सामने है कि केंद्र सरकार भी जातीय जनगणना कराने को तैयार हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का मानना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो काम कर रहे थे और उसमें जो उस काम के एजेंडे में ये शामिल था और इस वजह से उन्होंने जातीय जनगणना की घोषणा की है और इसे कई पहलू हैं जो विपक्ष कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा कई पहलू हैं और रियल मायने में जो जातीय जनगणना होगा, हर जाति समाज का जो एक्चुअल आंकड़ा है, वो इस जातीय जनगणना में सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ तौर पे कह दिया है, सर कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके प्रयासों के चलते केंद्र सरकार उनकी बात मानने को मजबूर हुई है, क्योंकि लोकसभा में भी जब एलजेपी के नेता बनने के बाद पहली बार जब उन्होंने भाषण दिया था, उसमें भी जातीय एक्स-रे की बात कर रहे हैं। साथ कई गेस्ट भी चर्चा में जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि आज सबसे बड़ी जो बवाल शुरू हुआ, जो सियासत गर्म हुई है, वो तेजस्वी यादव की एक पोस्ट से हुई है। तेजस्वी यादव ने अपने कई प्रयास लगाए जा रहे हैं, कई चर्चाएँ होंगी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं, यहाँ पे बैठ गए मौजूद ही यहाँ पे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे प्रमोद कुमार जी जुड़ गए हैं। तो आप प्रमोद जी, जो तेजस्वी यादव का जो आज का जो बयान है, जो उनका जो ट्वीट है जो एक्स पोस्ट पे उन्होंने लिखा है, उसके क्या मायने हैं? अमिताभ जी, सबसे पहले बतलाना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो जातीय जनगणना की बात है, 1996-97 में जब हमारे नेता जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय जो संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, उसमें कैबिनेट के द्वारा जो है जातीय जनगणना की बात, जब जनगणना होगी तो उसमें कराने की बात कही गई थी, जो 2001 में वो जनगणना होना था। लेकिन उस समय जो है सरकार बदल गई, एनडीए की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और उस समय फिर वो जातीय जनगणना तो हुआ, लेकिन जातीय जनगणना नहीं। उसके बाद देखिए, आप 2011 की जो जनगणना हुई, उसमें जो है हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी ने सब मिल करके इस मांग को रखा कि जो 11 में जो जातीय मतलब जनगणना होगा, उसमें जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसको उसमें जो है वो स्वीकार किया गया, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने की बात की गई और आपने देखा था कि उसके बाद जो उसका जो डाटा था, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। उसको लेकर के हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आप लोग गवाह हैं, आप लोग साक्षी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी चीजें आप लोगों के सामने घटित हुई है। 2015 में, जुलाई 2015 में हमारे नेता ने इसके लिए आंदोलन करने का काम किया था और राजभवन मार्च करने का काम किया था। वहीं अगस्त 2015 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो है धरना भी दिया गया था और एक ही दिन 2 जिला में उन्होंने धरना स्थल पर बैठने का काम किया था, पटना और वैशाली में। ये जातीय जो जनगणना हुआ था, उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया। तब फिर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार ये मांग करते रहे केंद्र सरकार से कि जो 2021 में जो प्रस्तावित जो जनगणना है, उसमें जातीय जनगणना कराया जाए। तो कहीं ना कहीं जब आपने देखा था कि बिहार में जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले और उनको कहा कि जो है ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो बिहार से जो प्रतिनिधि मंडल गया था, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी थे और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे। केंद्र सरकार के पास गए थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए,
लेकिन केंद्र सरकार ने तो उसको नकार दिया। नकारने के बाद जो है बिहार सरकार अपने खर्चे पर इसको कराने का काम किया, और जो जातीय जो सर्वे हुआ उसमें आपने देखा कि उसके आधार पर आरक्षण का दायरा को 65% बढ़ाया गया। ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा। वही जब कौमी अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई, सरकार ने उसको शामिल नहीं किया, और जिसका परिणाम क्या है वो आप लोगों को बढ़े हुए आरक्षण का दायरा का लाभ मिलना चाहिए था जिन वर्गों को, उसको उनका लाभ नहीं मिल रहा है। अब आप जो बोले कि बिहार नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो आज ट्वीट किया है, तो ट्वीट में जो बातें कही गई है, उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारे 30 साल पहले जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते थे, उसको आज भले केंद्र सरकार ने उसको घोषणा करवाएंगे, लेकिन जो हमारी प्रमुख मांगे रही है, खास करके बिहार के संदर्भ में, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना, साथ ही पैकेज देने की बात कही गई, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए चुनाव में सीटें आरक्षित करवाने की बात है, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करना, और आबादी के अनुपात में आरक्षण को बढ़ाना। ये सब चीजें जो है वो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा ये हमारी प्रमुख मांग है, लगातार हम इस मांगों को उठाते रहे हैं। और आप देखिए विशेष राज्य का दर्जा के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बार अनुनय विनय करते रह गए। उन्होंने तो पटना यूनिवर्सिटी का जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की भी बात कहते रहे, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अनसुना किया गया। लेकिन हमारे नेता ने जो कहा है, हम अपनी मांगों पर अडिग है, और ये जो मुद्दे हैं जो बिहार के संदर्भ में खास करके जो मुद्दे हैं, उन पर हम लोग तेजी से काम करेंगे। और ये सिर्फ अभी तो केंद्र सरकार ने घोषणा किया है ना, हम लोग सड़क से सदन तक जो है अपनी मांगों को उठाने का काम करेंगे। चलिए अमिताभ ठीक है सर। प्रमोद जी, अब हम चलते हैं। प्रमोद जी अब हम चलते हैं, अकबर अली जी हैं जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकबर जी, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, आपके भी नेता यानी बिहार के मुख्यमंत्री के पोस्टर कई जगहों पे लगे हुए हैं, और कहा जा रहा है कि बिहार अब पूरा देना। तो एक तरफ जहां आरजेडी क्रेडिट ले रही है, तो आपको क्या लगता है जब महागठबंधन के सरकार में थी तो क्या क्रेडिट केवल आरजेडी को है कि जेडीयू को भी है? देखिए, पहले तो ये अभी केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद हम लोग देते हैं। और ये विरोधी पार्टी जो क्रेडिट लेने की बात कह रही है, तो ये 2010 में लोकसभा में ये बात आई थी, और उस वक्त के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा कहा गया था कि हम आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अकबर जी आपके। अकबर जी आप आवाज सुन रहे हैं? चलिए, कमल कमलेश जी हैं, कांग्रेस से हैं हमारे साथ। कमल जी, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए या फिर राहुल गांधी को? अमिताभ जी, क्रेडिट तो सबको मिलना चाहिए। जो भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति जितने भी हैं, सबको क्रेडिट मिलना चाहिए कि जो हुआ है वो स्वागत योग्य कदम रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय प्राथमिकता कैसे बनाया। 2023 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा के बाद जाति जनगणना का मुद्दा उठाया गया। 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इसे एक प्रमुख मांग बनाया और गिनती करो अभियान शुरू किया। 2024 में ही लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में इसे प्राथमिक गारंटी के रूप में शामिल किया, और पूरे चुनाव अभियान में इसके पक्ष में प्रचार भी किया। देश भर में चुनावी रैलियों में 50% आरक्षण की सीमा हटाने की भी जोरदार वकालत आदरणीय राहुल जी ने किया और करते आ रहे थे। लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से अपने सभी प्रमुख भाषणों में लगातार जातिगत जनगणना की मांग की। संसद में वादा किया कि कांग्रेस इस लोकसभा में भी जाति जनगणना को पारित कराएगी।
संसद, संविधान सम्मान सम्मेलनों और देश भर में 40 से अधिक दलित, आदिवासी और ओबीसी समूहों से संवाद कर जातीय जनगणना में पक्ष का समर्थन जुटाया। तेलंगाना में हमारी सरकार ने जातीय जनगणना का समर्थन किया और नीतियां लागू करने के लिए एक विशेष समूह की स्थापना में योगदान दिया। तेलंगाना सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में पिछड़े वर्गों को लेकिन कमल जी, 42% आरक्षण देने वाले विधेयकों को पारित किया। कमल जी ये तो बताइए, हाँ कमल जी ये बताइए कि कल तक जब महागठबंधन में थे, जातीय गणना बिहार में जब हुआ उस समय आप सरकार में थे, लेकिन अब उसी गणना को आप फर्जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो गलत हुआ था, राहुल गांधी जी उसे गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार सही तरीके से होगा। तो फिर उस समय तो आप सरकार में थे, तो उस समय जब गलत हुआ तो उसमें आपने तो आवाज नहीं उठाई। आदरणीय राहुल जी ने सवाल जो उठाया था वो इस पे उठाया था कि जो भी गणना हुई है उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, उनका प्रश्न चिन्ह उस ओर था। और जो गड़बड़ी की बात है वो उसी ओर अंकित था कि इनको लागू जो है सही से नहीं किया गया, जिसके कारण जो है उन्होंने इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया था, ना कि चलिए ठीक है। रत्नेश कुशवाहा जी अमिताभ जी बीजेपी रत्नेश जी, अलग अलग पार्टियां अपना क्रेडिट ले रही हैं, आपका इसमें क्या लगता है? अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी, जिस सिद्धांत दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत पर यह पार्टी चलती है, और उस सिद्धांत का जो पहला लाइन है वो एकात्म मानववाद का है। एकात्म मानववाद कहता है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति, जिसको सरकार की सारी सुविधाएं और सारी फैसिलिटी से उनको इक्विप्ड किया जाए, जिससे कि वो समाज के मुख्य धारा में आ सके और समाज में एक समानता स्थापित हो। और उस स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने आज देश में आर्थिक जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया। आज बिहार के जातीय जनगणना की चर्चा हमारे राजद और कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, लेकिन कोई यह बात बताने को राजी नहीं है कि ये सब जातीय जनगणना जो बिहार में हुई वो जून 2022 में हुई। जून 2022 के कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया। जून 2022 के कैबिनेट ने यह निर्णय लिया, नोटिफाई किया कि बिहार में कास्ट सेंसस होगा। और उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार थी। एनडीए की सरकार ने रिकमेंड किया बिहार में पहली बार जातीय जनगणना कराने का। तो इसका श्रेय उसको भी ले रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग। और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो उस समय सरकार किसकी थी? तो उस समय सरकार थी महागठबंधन की। तो उसकी विसंगतियों को कह रहे हैं कि दूसरे लोग कर दिए। करवाने का काम हमने किया, इम्प्लीमेंटेशन के समय इनकी सरकार थी, तो उसके दोषी हम लोग हो गए, और करवाया हमने तो उसका श्रेय इनको चाहिए। तो ये लोग फैक्ट्स को डिस्टॉर्टेड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से अंतिम व्यक्ति के अवरोधों की चिंता करती है, और ये लोग कब से यह मांग करने लगे? जब से नरेंद्र मोदी जी एक पिछड़ा का बेटा, एक पिछड़े परिवार से आया हुआ, वंचितों के समाज से उठ के आया हुआ, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इस देश में राहुल गांधी जैसे लोग, तेजस्वी यादव जैसे नेता इस बात की पुरजोर मांग करने लगते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि पिछड़ा दिग्भ्रमित नहीं होगा, पिछड़े नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो उसको दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का श्रेय लेने का और ओर लेने का क्रेडिट कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया, आपने शुरू में बात करी है, उन्होंने लिखा है, जिस तरह का शब्दावली का प्रयोग किया है अमिताभ जी, क्या एक स्वस्थ राजनीति में ट्वीट में बेशर्म शब्द का उपयोग करना उचित है? चूंकि उनको शिक्षा का अभाव है, इसलिए उनसे इसी प्रकार की अपेक्षा हम लोग कर भी सकते हैं। अमिताभ जी, मैं यह बात जोड़ना चाहता हूं, पिछले 10 सालों में इस देश में राम मंदिर बनने का काम हुआ, इस देश में धारा 370 हटाने का काम हुआ, इस देश में सीए लागू करने का काम हुआ, और महिला बहनों के लिए ट्रिपल तलाक से लेकर और इस देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास कराने का काम हुआ। तो क्या यह तेजस्वी यादव जी का मांग था? और आगे जो केंद्र मोदी सरकार करेगी उनके द्वारा करेगी। आरक्षण का विषय उन्होंने आज के ट्वीट में लिखा है, वो बताने का कष्ट करेंगे क्या कि अपने परिवार में आज तक जब से राष्ट्रीय जनता दल बना है, बेटा और बाप के अलावा दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। अरे यादव समाज में ही पूरे बिहार में कोई एक यादव ऐसा योग्य नहीं है जो तेजस्वी यादव की जगह लालू यादव जी का उत्तराधिकारी हो जाए? क्यों कोई और यादव वर्ग से कार्यकर्ता पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है क्या? लेकिन उनके यहाँ आरक्षण सिर्फ परिवार में लागू होता है। पहले लालू जी बनेंगे, फिर राबड़ी जी बनेंगी, फिर तेजस्वी जी बनेंगे। थोड़ा जवाब इनका दे देते हैं। अमिताभ जी, अगर मेरी आवाज आ रही है
प्रमोद जी आएंगे, मैं पहले अकबर जी के पास जाएंगे, उसके बाद अकबर से आएंगे। मीसा नहीं, जी अकबर बनेंगी, जी अपना वही आचार्य अकबर जी बनेंगे। अपना एक बात कर परिवार लीजिए, से अकबर जी। 8 लोग चुनाव लड़ेंगे और दूसरे किसी वर्ग को उसमें कोई अरे नेतृत्व आप नहीं अपने मिलेगा। पार्टी के ठीक है। परिवारवाद पर क्यों नहीं बोल लेते हैं? प्रमोद अपने जी, मैं पार्टी बोल में रहा भी जो था। अरे परिवारवाद है उस प्रमोद पर जी क्यों देखिए, नहीं आप बोल लेते हैं? अरे भाई बहस करना है, हम अपनी आपने बात आपके तो जो अपने एनडीए में सहयोगी बात हैं करिए प्रमोद जी। उनके प्रमोद जी, प्रमोद जी परिवारवाद पर अकबर क्यों जी नहीं का बोल उसमें रहे? प्रमोद लाइन जी अपने डिस्कनेक्ट हो समय गया बात था, रखिए। अकबर जी को बोलने दीजिए। अकबर जी, डिस्कशन जी। अकबर जी आपकी बात उसमें कट गई थी। आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है अकबर जी। अकबर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अकबर जी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चल, आ रही है, आवाज आ रही है अब? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। मैं ये कह रहा था कि 2010 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और एक बड़े सहयोगी दल के रूप में राजद भी उसमें शामिल था, तो 2010 में लोकसभा में उस वक्त माननीय पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि केंद्र सरकार जातीय गणना कराएगी, लेकिन 2014 तक इस पर कोई पहल जो है केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये विजन था कि बिहार में जातीय जनगणना कराया जाए और जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। तो ये पहल नीतीश कुमार जी ने किया। आज उस पहल को केंद्र सरकार ने भी स्वीकार किया है और केंद्र सरकार के द्वारा भी जो है जातीय जनगणना कराने की आदेश दिया गया है, जिसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। तो जिस वक्त इनको करने का मौका मिला 2004 से लेकर के 2014 तक, तो उस वक्त इन लोगों ने इस पर कोई काम नहीं किया, चाहे कांग्रेस ने चाहे राष्ट्रीय जनता दल ने। और आज ये कह रहे हैं कि हमारे दबाव में कर दिया गया, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया। तो ये तो बड़ा जो है मतलब एक तरह से ये जो है बात जो है आवाम के बीच में और समाज के बीच में ये एक्सेप्टेबल बात ही नहीं है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की, कि इनका इसमें कोई योगदान है। और कभी भी इस पे पहल सत्ता रहते हुए इन लोगों ने नहीं किया है। आज जब विपक्ष में है और जब केंद्र सरकार ने किया और बिहार सरकार ने किया, तो अब ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम भी जो है इसमें कराने के लिए बहुत पहल किए हैं। तो ये तो अब जनता देख रही है कि भाई किनके द्वारा पहल किया गया, किनके द्वारा कराया गया। तो आप जब नहीं, सत्ता में थे 2004, अभी तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या पिक्चर बाकी है? अब बिहार सरकार चलिए ने जातीय जनगणना करा दिया, चलिए इसका जवाब हम लोग प्रमोद सिन्हा जी से लेते हैं। प्रमोद जी, मतलब क्या पिक्चर है बाकी है इसमें? जब बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराया है, केंद्र सरकार ने भी आदेश कर दिया, तो अब इसमें क्या पिक्चर बाकी है बताएं। प्रमोद जी। अमिताभ जी, हम सत्ता पक्ष के जी। दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे थे। हम्म। थोड़ा सा पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दे दें, उसके बाद जो है हम जदयू के प्रवक्ता का जवाब दे देंगे। वो कह रहे थे बिहार में जो जातीय गणना, जो जातीय सर्वे हुआ, तो सर्वे के बाद जब हम लोगों के महागठबंधन की सरकार में सर्वे हुआ और सर्वे के बाद जब हम लोगों ने जो है आरक्षण का दायरा बढ़ाया और लगातार हम लोग मांग करते रहे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, जो बढ़ा हुआ आरक्षण था, तो भारतीय जनता पार्टी उसको 9वीं अनुसूची में एक तो शामिल नहीं की। दूसरी बात है कि जब हम लोग केंद्र सरकार के पास गए, जो प्रतिनिधि मंडल बिहार का गया, कि आप जातीय, चूंकि देखिए जातीय जनगणना जो होता है ना, जनगणना कराने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। तो जातीय जनगणना कराने का अधिकार जब उसके पास है तो वही कराएगी, चाहे वो सेंसेक्स 2001 में हो, 2011 में हो, 2021 में हो। तो ये पहले तो ये समझने की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी ने, उनके मंत्री ने साफ और स्पष्ट रूप से डिनाई करने का काम किया, जब उन्होंने डिनाई करने का काम किया तब इसको बिहार सरकार ने अपने खर्चे पे कराने का काम किया। और इसको रुकवाने के लिए भी ये लोग जो है सोलिसिटर जनरल को खड़ा करने का काम किया था। ये भूलने वाली बात नहीं, सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, इसलिए वो निश्चिंत रहे। उन्होंने अभी तो सिर्फ ये जातीय जनगणना कराने की बात कही है ना, जातीय जनगणना कराना भी होगा और उसके अनुसार जो है आरक्षण के दायरा को बढ़ाना भी होगा। ये समझ लीजिए, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं।
और अभी जदयू के प्रवक्ता जो बोल रहे थे 2010 में जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी जब इस मांग को उठाने का काम किए थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में कि जो 11 में जो जनगणना होगा उसके साथ जातीय जनगणना भी हो, तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो कराया गया उसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ। और रिपोर्ट यदि सार्वजनिक हो जाता तो देश की वस्तु स्थिति सबके सामने आ जाती। 2014 में इनकी सरकार बन गई, हम लोग लगातार मांग करते रहे कि आप जो है इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए। हम तो कह रहे हैं ना कि हम तो डेट बता रहे हैं ना कि कब कब हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सड़क पर भी आंदोलन किया और सदन में भी मांग उठाने का काम किया। लेकिन इन लोगों को तो ये सब चीजें दिखाई नहीं देगी ना। ये बतलाए ना कि नीतीश कुमार जी कब जो है से इसके लिए मांग किए थे। उन्होंने तो विशेष राज्य के दर्जा का मांग किया था, क्या केंद्र सरकार ने देने का काम किया? क्या पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात कही, मान्यता देने की बात कही, क्या केंद्र सरकार ने दे दिया? क्या ये सिर्फ बोल देने से नहीं होगा। अभी जो 3 कृषि काला कानून जो लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, 1 साल का आंदोलन, सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद जो है उसने केंद्र सरकार ने इसको वापस लेने का काम किया। तो क्रेडिट किसको जाएगा? जिन्होंने आंदोलन किया उसको क्रेडिट जाएगा, जिन्होंने शहादत दिया उनको क्रेडिट जाएगा। ये समझने की बात है। और बात ये यहीं तक रुकने वाली नहीं है। जो हमारी मांग है उस मांग को अंत तक हम लोग लड़ करके लेंगे, चाहे सड़क पे संघर्ष करना पड़े, चाहे सदन में संघर्ष करना पड़े, हम लोग उस मांग को मानवा करके ही दम लेंगे। चलिए ठीक है अकबर जी, जवाब तो सुन लिया कि पिक्चर अभी बाकी है, मतलब समझा दिया प्रमोद। नहीं पिक्चर, ये कौन सा पिक्चर? ये तो ड्रामा की बात कर रहे हैं। 2004 से 10 तक क्यों नहीं ये जातीय गणना कराने का आदेश किए जब केंद्र सरकार में थे? अभी आपको पता नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, मैंने बीच में नहीं बोला है। बीच में बोलने का गलत बात है। आप सुनिए, मैं सुना हूँ, बीच में नहीं टोका हूँ। आप गलत बोल रहे थे तो भी बीच में मैंने नहीं टोका है। आप बीच में नहीं टोकिए, बीच में नहीं टोकिए, आप बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए। आप अरे देखिए फिर डिबेट खराब हो जाएगा, फिर हम भी बीच में बोलने लगेंगे। आप बीच में नहीं बोल सकते। नहीं भाई, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? फिर आप जो है ये गलत अराजकता फैला रहे हैं। ये क्यों अराजकता फैला रहे हैं आप? आपके बीच आप झूठ बोलते रहे, हम बीच में कहाँ बोले हैं? सुने आपके झूठ को हमने। आप एक छोटा टिप्पणी आपने अराजकता मत फैलाइए। मैंने कहा ना कि ये जातीय जनगणना का काम जो है केंद्र सरकार का। आपका अनाप शनाप बात हम सुने हैं और आप सही बात भी सुनना नहीं चाह रहे हैं, बीच में टोक दे रहे हैं। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं 2004 से 2014 तक जब केंद्र में सरकार थी और अहम सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल उसमें शामिल थी, तो क्यों नहीं जातीय गणना कराने का आदेश आपने करा दिया? 10 साल में तो करा भी देते आप। और ये बोल रहे हैं माननीय, फिर आप बीच में टोक रहे हैं भाई, फिर बीच में टोक रहे हैं। मैं तो बार-बार बोल रहा हूं उसके रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। आप अपने समय में आपके पास आएंगे तो आप सारी बातों का जवाब दे दीजिएगा। पहले आपका जब आए तब जवाब, फिर आपके पास आएंगे। मैं कह रहा हूँ 2004 से 14 तक जब आपकी सरकार थी तो आप ये जातीय गणना करा देते और अब आरक्षण का सीमा जो है 80% कर देते, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। और आज जब नीतीश कुमार जी के बारे में आप कह रहे थे, नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने जातीय गणना कराने और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए उन्होंने डिमांड किया था। आपका कोई भी ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में ये बात नहीं है कि आपने उठाया है इस बात को। और नीतीश कुमार जी ने जब कराया है सर्वे बिहार में, जातीय गणना कराया है, तो आप विपक्ष में थे, आप उस वक्त भी सत्ता में नहीं थे और ये काम नीतीश कुमार जी ने कराया। और उस वक्त सहयोगी महागठबंधन की सरकार है, आप पूरा रिपोर्ट बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। इस तरह क्यों अराजकता फैलाते हैं? अराजकता क्या फैलाते हैं? की तरह मत बात किया कीजिए, हम चुपचाप सुन रहे हैं, आप बीच में टोक देते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब सर्वे यहाँ पर प्रस्ताव लिया गया और सर्वे कराया गया जातीय जनगणना का बिहार में, उस वक्त भी बीजेपी सहयोगी दल में थी, तो केंद्र सरकार विरोध कर रही थी। और ये जो पैसा बिहार में सर्वे के लिए पास किया गया, तो भाजपा उस वक्त कैबिनेट में थी और भाजपा ने सहयोग किया उसमें। अब रहा कि आपने भी उसमें बात उठाई थी कि होना चाहिए, इससे इनकार हम नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं कहा था कि नहीं कराइए, लेकिन आपके कहने पर हुआ है, तो ये तो सरासर झूठ है। आप जब सरकार में शामिल थे, आपके 10-10 मंत्री थे,
24-25 सांसद थे, केंद्र में आप शामिल थे, 10 साल आपको मौका मिला, तो उस वक्त तो आपने कोई आवाज नहीं उठाई कि जातीय जनगणना होना चाहिए, जातीय आरक्षण होना चाहिए। एक सवाल ये भी होता है अकबर जी कि जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, जातीय गणना सर्वे का जो काम हुआ, अब उस पर उनकी ही सहयोगी पार्टी जो है कांग्रेस, वो सवाल उठा रही है, वो कह रही है कि वो फर्जी था, उसमें सही आंकड़े नहीं थे। हम कमलेश जी हैं कांग्रेस से, उनसे हम इसमें चाहेंगे कमेंट दे कि कमलेश जी उस समय तो आप सरकार में थे, लेकिन अब उसी सर्वे रिपोर्ट को गलत बताया जा रहा है, गलत ठहराया जा रहा है, जबकि तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी हो, जेडी हो, वो उनका कहना है कि पहले पहल बिहार में शुरू हुई थी और केंद्र में हो रही है, लेकिन आप तो उस पूरे आंकड़े को फर्जी बता रहे हैं। अमिताभ जी, आदरणीय राहुल जी ने जिस संदर्भ में कहा था, मैं पहले भी बता चुका हूं और कई बार डिबेट में इस बात को बोल चुका हूं कि जो भी गणना हुई उसको लागू नहीं करना, उनकी जो 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 उन्होंने बात रखा वो सीधे उस ओर जाती है कि या जाति जनगणना हुई लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, उस पे उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे। वो गन्ना पे प्रश्न उन्होंने कभी नहीं लगाया। गन्ना हुई है, गन्ना सरकार ने की। गन्ना के जो आंकड़े थे, जो सर्वे के जो आंकड़े थे, उस पर उन्होंने सवाल उठाया था। ये तो बात की बात है कि उसको लेकर जो आरक्षण बढ़ाया गया, केंद्र ने उस पर हस्तक्षेप नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, ये तो बड़ा दूसरा मामला है। गन्ना के जो आंकड़े थे उसके बारे में वो लगातार अपने बिहार में भी कार्यक्रम बोले, दिल्ली में भी उन्होंने कहा, उस सर्वे के आंकड़ों पे उन्होंने सवाल उठाया। चलिए, हमारे पास बीजेपी के हैं सत्येंद्र कुशवाहा जी है, रजनीश कुशवाहा जी, माफ करेंगे रजनीश जी, इसमें आपने तीनों पार्टियों की बात सुनी। बीजेपी आज केंद्र से ऐलान करती है कि वो जातीय जनगणना करवाएगी, और उसको लेके तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पिक्चर है बाकी है, तो इस पिक्चर में आप क्या देखना चाहेंगे? क्या लगता है कि पिक्चर में क्या होगा? पिक्चर में उनको संघर्ष करना लिखा है और अगले 10-20 साल वो संघर्ष करें, लेकिन मैं दो बातें जोड़ना चाहता हूं अमिताभ जी। एक, कई बार या कई डिस्कशन में ये बात उठता है कि 9वीं अनुसूची में उसको दाखिल कर देना चाहिए था, और ऐसा मांग करते हैं। 9वीं अनुसूची के संबंध में एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, लोग अध्ययन करें। आईआर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का जजमेंट है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी 9वीं अनुसूची में जो भी विषय बिल डाला जाएगा उसका रिव्यू होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। पहले 24 अप्रैल 1973 से पहले 9वीं अनुसूची में अगर किसी बिल को डाल दिया जाता था तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू नहीं कर सकती थी, लेकिन 2007 के बाद वो 9वीं अनुसूची का जो एक दायरा था, एक उसका आवरण था जिससे सुरक्षा मिल जाती थी कानूनों को, वो समाप्त हो चुका है और इसीलिए उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए 9वीं अनुसूची तो बताते हैं, लेकिन 9वीं अनुसूची का जो लाभ मिलता था कि कोई भी लॉ कैन नॉट बी चैलेंज व्हेन इट इज बीन केप्ट इन द बाय द 9th शेड्यूल, दैट कैन बी चैलेंज आफ्टर द कोलो जजमेंट। इसीलिए इसका कोई लाभ नहीं होना है। दूसरा, कमलेश जी कह रहे हैं कि जो जातीय सर्वगणना हुआ और राहुल जी ने कहा कि उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो इम्प्लीमेंटेशन किसकी सरकार थी उस समय? उस समय महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस उसमें पार्ट था, तो कांग्रेस क्यों उसमें समर्थन दे रही थी? कांग्रेस बाहर आ जाती, राष्ट्रीय जनता दल बाहर आ जाते, तो ये लोग तो ये बात बताएंगे नहीं। तो अपना इम्प्लीमेंटेशन, आप तो स्वयं सरकार में थे, आप किसको दोषी दे रहे हैं? उसके लिए दोषी कहीं ना कहीं कांग्रेस स्वयं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के विकास की इनको चिंता नहीं है। बिहार आज दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। बिहार आज देश के विकसित राज्यों की तरफ अपना कदम बढ़ा चुका है, टेक ऑफ लेने की तैयार में है। और नरेंद्र मोदी जी इस जातीय जनगणना के माध्यम से देश में, समाज में जो विसंगति है, जो समाज में जो जाति पीछे छूट चुके हैं, समाज के विकास की धारा में जो किसी कारण योजनाओं से वंचित रह चुके हैं, इस सर्वेक्षण और इस जातीय जनगणना के माध्यम से समाज के हर उस व्यक्ति को, समाज के हर उस जाति को जो कहीं ना कहीं समाज के विकास धारा में कहीं पीछे छूट चुका है, उसको इसके माध्यम से समाज के बीच में लाएंगे। और इस देश में जो सामाजिक समभाव है, सामाजिक समरसता है, उसके संबंध में यह मील का पत्थर है। और नरेंद्र मोदी जी को आज 140 करोड़ देश की जनता निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को धन्यवाद कह रही है कि समाज के समभाव के लिए एक नए जननायक के रूप में नरेंद्र मोदी इस निर्णय के बाद आ गया है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। ये प्रमोद जी जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि 9वीं अनुसूची को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन आपने उसको 9वीं अनुसूची में डाला नहीं ना। इस सवाल तो ये है कि आपकी मंशा क्या थी? जब हम लोगों की मांग थी
पूरा बिहार विधानमंडल से ये पास होकर के आपके पास गया, उसको आपने क्यों नहीं डाला? सवाल ये है। और जैसे ही महागठबंधन की सरकार हटी, हमने जो जातीय सर्वे हुआ उसमें जो है 94 लाख परिवार जो भूमिहीन थे उसको 2 लाख रुपया देने की घोषणा हम लोगों ने किया था। और उसके अलावा जो भूमिहीन है उसको 1 लाख रुपया, जिनका पक्का मकान नहीं है उसे 1,20,000 दिए जाएंगे। तो इस पर आप लोगों ने क्या काम किया? आप लोगों ने क्यों नहीं उसको आवंटित करने का और देने का काम किया? जिनको 94 लाख जो गरीब परिवार थे उनको 2-2 लाख रुपया देने की बात थी। राज्य की जो है 34% आबादी जिसकी मासिक आमदनी 6,000 रुपया से कम है, और उसके अतिरिक्त जो 30% आबादी वो उसकी मासिक आमदनी 10,000 रुपया से कम, यानी कि 2/3 आबादी 10,000 रुपया कम से जीवन बसर कर रही है। आप कह रहे हैं कि हम बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना चाह रहे हैं, जबकि खुद नीति आयोग का ही रिपोर्ट कहता है प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, साक्षरता दर में, किसानों की प्रति व्यक्ति आय में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, गरीबी उन्मूलन की बात कर लीजिए, बिहार अंतिम पंक्ति में खड़ा है। तो आप बिहार को किस प्रकार से ले जाना चाह रहे हैं? आपके सिर्फ दावे और बोलने से सिर्फ बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं ले जाएगा। आखिर 20 वर्षों के से लगातार जो है यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, बावजूद बिहार की ये दुर्दशा है, उसके लिए जिम्मेवार तो आप लोग हैं ना। आप लोगों ने बिहार को अंतिम पंक्ति पे खड़ा करने का काम किया। 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, वहां जीवन बसर कर रहे हैं, किसी प्रकार से कमा रहे हैं। आज छात्रों को भी शिक्षा के लिए दूसरे राज्य पे है। और सबसे बड़ी बात है कि 2020 के पहले 4.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ था। अमिताभ जी, हमारे नेता ने घोषणा किया था कि हम आएंगे सरकार में तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 2 साल तक इन लोगों की सरकार थी, कुंडली मार के बैठे हुए थे। जब हमारे क्यों नहीं नौकरी दिया? आपकी सत्ता थी तो आप क्यों नहीं नौकरी दिए? वही तो बता रहे हैं ना, वही बता रहे हैं कि हमारे गठबंधन की सरकार जब बनी ना, नहीं आपने तो नौकरी क्या नौकरी दिया? की सरकार बनी तो हम लोगों ने घोटाला किया है, हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने की बात काम किया। IT पॉलिसी, कहाँ नौकरी दे दी आप 15 साल में? आप 15 साल में कितना नौकरी दिए? 17 माह के अस्पताल में हम लोगों ने क्या किया? 15 साल दीजिए, आपकी क्या आपने नौकरी दिया? 15 साल में और नौकरी के बदले में क्या लिया उसको भी सार्वजनिक कीजिए। हम लोगों ने संविदा पे नौकरी के बदले में आपने कितना कहाँ जमीन खरीदवाया वो भी सार्वजनिक कीजिए। वो भी राजकर्मी का दर्जा हमारे सरकार आप 17 महीना का बात बोलिए, 17 महीना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन विजन हमारा था। बताइए, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का प्रण था। कुमार आज भी मुख्यमंत्री, आज भी नौकरी दे रहे हैं। हुए थे उन्होंने, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का प्रण था कि हम आएंगे तो हम नौकरी देंगे, और उन्होंने दिया। उन्होंने कहा था IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाएंगे, उन्होंने ला करके दिखलाने का काम किया। आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे भगवान क्या मूर्खता बात कर रहे हैं? आपके नेता मुख्यमंत्री थे क्या? आपके नेता कैबिनेट के अध्यक्ष थे? बस बोलना अभी भारतीय मूर्खता की बात तो आप लोग कर रहे हैं। अरे अचेत अवस्था में माननीय मुख्यमंत्री मूर्ख वाली बात काहे कर रहे हैं? जगाइए, उनको थोड़ा जगाइए। कैबिनेट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के अंदर होते हैं, इस राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। काम करिए। मुख्यमंत्री कैबिनेट के अध्यक्ष होते हैं क्या? प्रस्ताव ही नहीं जाएगा कैबिनेट में पास क्या होगा? आपको पता है मूर्खता की बात तो आप लोग करते हैं। 4.5 लाख रिक्त पद क्यों रखे हुए थे? 2022 तक बहाली क्यों नहीं किए थे? अगर आप बहाली लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायत में आरक्षण दिया, नौकरी देंगे, पैसा कहाँ से लाएगा? बाप के घर से लाएगा? क्यों कहा था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने? ये बताइए। जब हमारे नेता ने बताइए ना कि आपने अपना ही बता रहा हूँ, नौकरी दिया, वो बताइए। अपने ही बतलाने का काम कर रहा हूँ। प्रमोद जी, अकबर जी, समय की कमी है। अब लास्ट कमेंट हम चाहेंगे कि इसमें हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं रत्नेश कुशवाहा जी, आप अपना लास्ट कमेंट। देखिए अमिताभ जी, एक ऐतिहासिक निर्णय है और इस देश की सभी पार्टियों को भी इससे भी आग्रह है कि इसका हम लोग सहृदय और खुले हृदय से इसका स्वागत करें। देश के विकास में यह मील का पत्थर होने वाला है और 140 करोड़ आबादी की जब उसका जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण होकर और इस देश के पास एक डेटा आएगा तो हम लोग सही नीति बनाने में सुविधा मिलेगी। सरकार
अपने देश के सभी जनता के लिए यही एक ऐसी भारतीय नीति जनता लेकर पार्टी के लोग आएंगे कहते थे कुछ जिससे दिन पहले देश के अमिताभ सभी जी, व्यक्तियों का विकास जो होगा, जाति की देश बात के अंतिम पायदान पर करेगा खड़ा उसको व्यक्ति लाभ पड़ेगा। समाज के यही बीच कुछ में आकर पहले खड़ा हो कहते थे पाएगा, इनके लोग। ये निश्चित तौर पर होगा। और प्रमोद जी की पार्टी अगले 25 साल तक संघर्ष करते रहे, इसके लिए हम उनको शुभकामना देते हुए अरे आपको तो हम लोगों ने मजबूर कर दिया हम अपनी बात को मनवाने के संघर्ष लिए। करिए भाई, प्रमोद जी, आप आपके सत्ता नेता में थे तो संघर्ष क्यों कर नहीं रहे हैं किए आपको भाई? मानना पड़ा। क्रिकेट के 4 मैदान से में भी लेके संघर्ष 14 किए तक सत्ता और में थे, राजनीति तो के आपको मैदान में कर भी देना रहे। चाहिए था। अब कल मजबूर तक कर तो दिए, मानने के लिए मजबूर कर तैयार दिए। नहीं ना वहाँ थे। भी पानी पहुंचा रहे थे, आपने तो पानी डिनाई पहुंचा करने का रहे काम किया था ना। आपने तो कहा हम नहीं करवाएंगे, लेकिन आपको करवाना पड़ेगा और आपको करवाना पड़ेगा। हम संघर्ष करवाएंगे प्रमोद जी, करवाएंगे। कंप्यूटर पे यूटर्न चलिए रहा, इस परिचर्चा में मनरेगा पर इस परिचर्चा यूटर्न में रहा, आज आधार बस पर इतना ही यूटर्न तक। आप सब लोग जीएसटी पे शामिल हुए, इसके यूटर्न लिए रहा, आपका बहुत बहुत डीबीटी पे धन्यवाद। रहा, कल के एक दूसरे से विषय को लेके हम लोग फिर हाजिर होंगे। सेंसस इसलिए पे नमस्कार। रहा। तो देखा बिहार में क्रेडिट लेने की, क्रेडिट पॉलिटिक्स की होड़ मची हुई है। लगातार अलग अलग पार्टियां, अलग अलग जो दल हैं वो क्रेडिट लेने की होड़ में शामिल हैं। पोस्टरबाजी लगातार चल रही है, लगातार बयानबाजी हो रही है और इन सब के बीच अब देखने वाला होगा कि आने वाले समय में जो अब जातिगत जनगणना के बाद अब आरक्षण का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से बिहार चुनाव में